बाड़मेर में दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कुछ महीने पहले छात्र नेता से विधायक बने रविंद्र भाटी के नामांकन के बाद न सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी मुश्किल में फंस गए हैं, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी की सांसें भी फूल रही हैं। राजस्थान की बाड़मेर बनी हॉट सीट। बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला। रविंद्र भाटी का निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन। बाड़मेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बढ़ गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से 30 मार्च को 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इसके बाद भाटी ने गुरुवार को भी नामांकन दाखिल किया। इस बीच नाम वापस लेने की अटकलों के बीच भाटी ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि वो किसी भी कीमत पर अपना नाम वापस नहीं लेंगे। लेकिन बाड़मेर में मैच एक तरफा नहीं है। एक दिन पहले कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेद राम की नामांकन रैली में भी भीड़ कम नहीं थी। उम्मेद राम हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने बाड़मेर से टिकट दिया, लेकिन भाटी के नामांकन से ज्यादा मुश्किल में नजर आ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। वजह है भाटी के नामांकन से परंपरागत राजपूत वोट और मोदी से प्रभावित युवा और महिला वोट बैंक में सेंध का खतरा। चौधरी का कहना है कि आखिर में वोट मोदी के नाम पर ही पड़ेगा। राजस्थान में 25 सीट में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाड़मेर में ही है। भाटी के समर्थक भाटी को मारवाड़ का मोदी कहते हैं। सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। महज 26 साल की उम्र में 3 महीने पहले बाड़मेर के शिव से भाटी निर्दलीय विधायक चुने गए। भाटी तब बीजेपी में थे। टिकट नहीं दिया तो बागी हो गए। बाड़मेर में 2014 में ही ऐसे हालात बने थे। तब बीजेपी से बगावत कर केंद्रीय मंत्री रहे जसवंत सिंह ने निर्दलीय ताल ठोकी थी। हालांकि मोदी लहर के चलते बीजेपी सीट बचाने में सफल रही। बाड़मेर में जाट, दलित, राजपूत और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। फिलहाल 4 जून को साफ हो जाएगा कि बाड़मेर पर किसका कब्जा होगा। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को आखिरकार ठिकाना मिल गया है। बिहार की बात कर रहे हैं। वो महागठबंधन में फिर से शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। गठबंधन के तहत आरजेडी ने अपने कोटे की सीटों में से सहनी की पार्टी की 3 सीटें दी हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि विरोधियों की एकजुटता बीजेपी को चुनाव में धूल चटाएगी। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी शुक्रवार को महागठबंधन का हिस्सा बन गई। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना आरजेडी दफ्तर में इसकी घोषणा करते हुए महागठबंधन में सहनी का स्वागत कर लोकसभा चुनाव में वीआईपी को आरजेडी कोटे की 3 सीटें देने का ऐलान भी किया। राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहनी जी को, और वो 3 सीटें पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी। मतलब आरजेडी कोटे से वीआईपी को गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट दी गई है। इससे पहले एनडीए और महागठबंधन में किसी से शुरुआती तौर पर उनकी बात नहीं बन सकी थी, लेकिन अब जाकर आरजेडी से सहनी की डील पूरी हो गई। चुनाव से पहले मुकेश सहनी को अपने गठबंधन में जोड़ने के बाद तेजस्वी ने बीजेपी पर सहनी की पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाते हुए इस बार के चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने की बात कही है। और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इनके दल को प्रयास करने का, तोड़ने का प्रयास किया, वो हम सब लोगों ने देखा है। और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का,
इस बार बिहार की धरती उनको धूल चटाने का काम करेगी। मुकेश सहनी के आने के बाद अब इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बदल गया है। पहले जहां 26 + 9 + 5 के फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा हुआ था, अब ये 23 + 9 + 5 + 3 में तब्दील हो चुका है। यानी आरजेडी ने अपने हिस्से की 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया। यह मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इसके अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। तो कांग्रेस ने 25 गारंटियां दी हैं, 5 श्रेणियों पर फोकस रखा है और आज बाकायदा इस घोषणा पत्र को जारी करने के साथ ही यह भी कहा गया कि कल अलग अलग देश के हिस्सों मुख्य तौर पर हैदराबाद और जयपुर में जनसभाएं होंगी। तो अब देखना यह है कि जो वर्ग जिन पर फोकस कांग्रेस का है, ग्राफिक्स के जरिए आप देख भी सकते हैं, किसान, बुजुर्ग, महिला, युवा, मजदूर, व्यापारी, सैनिक, इन पर फोकस है। इस वर्ग पर 25 कुल मिलाकर कांग्रेस की गारंटीज हैं। ये देखिए, पहले नौकरी पक्की, भर्ती का भरोसा, पेपर लीक से मुक्ति, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, युवा रोशनी, इसी तरह से कुल 25 गारंटी का वादा कांग्रेस की तरफ से अपने इस घोषणा पत्र में रखा गया है। महालक्ष्मी योजना, आधी आबादी, पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, ये कांग्रेस का नारी न्याय है, जिसके अंतर्गत ये चीज़ें सुनिश्चित करने की अगर कांग्रेस की सरकार समर्थन की आती है तो वो करेंगे। किसान न्याय में क्या है? सही दाम मिलेगा फसल का, कर्ज से मुक्ति होगी, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर होगा, उचित आयात और निर्यात की नीति बनाई जाएगी, जीएसटी मुक्त खेती रखी जाएगी। ये बात भी यहाँ पर कांग्रेस के इस किसान न्याय के जरिए रखी गई है, कही गई है। और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की घोषणा को झूठ का पुलिंदा बताया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्यूयॉर्क और थाईलैंड की तस्वीरों को शामिल किया गया है। इससे दिखाता है कि वो लोग कितने गंभीर हैं। कांग्रेस को हाथ में सत्ता मिली थी तो एक सुई भी नहीं बनती थी देश में, यही बोला था ना आप सबने। और ये तो उनका बड़ा चिर परिचित डायलॉग रहा है, और हमने रॉकेट बना दिया। वैसे पहली बार इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो हमारे जमाने में बनी है, ब्रह्मोस, मगर कोई बात नहीं, रॉकेट बनता था। पर ये बताइए 47 में सुई नहीं बनती थी। आपको पता है भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1902 में मैसूर में शुरू हो गया था, मगर सुई नहीं बनती थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर 1916 बन गया था, सुई नहीं बनती थी। पहला डैम विश्वेश्वरैया जी ने
मैसूर में बना दिया था आजादी से पहले, पर भारत में कुछ होता थोड़ी था। मिंटो आई हॉस्पिटल बन गया था बेंगलोर में, भारत का पहला नहीं दुनिया का पहला। इससे पहले हॉस्पिटल्स में आई डिपार्टमेंट होता था, मगर आई हॉस्पिटल पहला बना था। कुछ होता थोड़ी था भारत में। अच्छा ये बताइए, सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया था 1930 में, मगर सारे पढ़ने के संस्थान तो नेहरू जी ने खोले थे। हमारे सैनिकों ने बलिदान देकर जो जो इलाके कब्जे में किए, और इनकी विदेश नीति क्या रही कि पंजाब गया, कश्मीर गया, आधा आधा चला गया, और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का हवा ऊंचा भाल गया। इसलिए जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक गौरव के साथ कभी न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सामाजिक समरसता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं किया, वो जब भेष बदलकर आकर आज ये कहने का प्रयास करते हैं तो भारत की जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है। और मजे की बात, विदेशी फोटो लगाते हैं। महासंग्राम 2024 में फिलहाल इतने ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।